ऑलराइट, चलिए। सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। भाई आर्या मैं कुछ कह नहीं रहा था, दैट्स व्हाई आई एम नॉट ऑडिबल। आई वाज नॉट ऑडिबल बेसिकली। सो अब मैं कह रहा हूं तो अब तुझे सुनाई दे रहा है। ऑलराइट, चलिए भाई, सेशन 3.4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो दो सेशन है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मार्क करके रखिए इसे, हाईलाइट, मतलब डबल स्टार ट्रिपल स्टार, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है। आता ही आता है इसमें से एग्जाम में कुछ ना कुछ। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आज के सेशन में हमें पढ़नी है वो है किरचॉफ लॉस। किरचॉफ करके एक साइंटिस्ट थे, बेसिकली उन्होंने लॉस दिए थे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। तो इन्हीं दो उनके दो लॉज हम पढ़ेंगे और उनकी हेल्प से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में कैसे करंट निकाला जाता है और बाकी सब चीजें वो सीखेंगे। और इसके ऊपर से न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते ही होते हैं। सो सबसे पहले कौन से दो लॉज हमें पढ़ने हैं? तो पहला लॉ के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम लिए जाते हैं। कोई इसको बोलता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को कभी कभी करंट रूल या करंट लॉ भी बोला जाता है। और एक और नाम इसका यूज होता है कई कई बुक्स पे, जंक्शन रूल। याद करो, जंक्शन करके कुछ मैंने बताया भी था पहले। और ऐसे फैंसी लैंग्वेज में थोड़ा स्टाइल मारने के लिए बोलते हैं बच्चे केसीआर, कि मैं केसीएल केसीआर ऐसे लगा रहा हूं। वैसे केसीआर से ज्यादा केसीएल यूज किया जाता है। किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो शॉर्ट फॉर्म में उसको ये बोला जाता है। तो आप कुछ भी बोले कहीं पर भी आपको यही समझना है। जस्ट अ मिनट यार, मुझे यहाँ पे कुछ स्क्रीन वाइज इशू है। तो ये जो दोनों लॉज है वो एग्जाम में भी आ जाते हैं ऐसे, मतलब डायरेक्टली एग्जाम में लॉज भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ इसके एप्लीकेशंस भी आते हैं। तो आपको इसको लॉ की तरह तो याद रखना ही है, जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आए तब भी आना चाहिए। अब दिख रही है स्क्रीन क्लियर? ओके, डन। पहला लॉ बहुत इजी है। बेसिकली अगर मैं आपको एक ऐसा कुछ अरेंजमेंट देता, मान लो ये वायर से, वायर नंबर 1 2 3 4 5, इनको बोलते हैं ब्रांचेस। दिस इज ब्रांच 1, दिस इज ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, ब्रांच 5। और ये सभी ब्रांच जिस पॉइंट पर आके मिल रही होती है उसे फिजिक्स में बोला जाता है जंक्शन। दैट्स वाई इस रूल का नाम भी जंक्शन रूल रख दिया गया। ये क्या है? जंक्शन। जैसे अहमदाबाद जंक्शन है जो दो स्टेशंस को जोड़ता है, वैसे ही ये जंक्शन इन ब्रांचेस को जोड़ रही है। रूल बहुत इजी है, याद रखना कि अगर मान लेते हैं कि यहां से करंट आ रहा है I1 और यहां से करंट आ रहा है I2, तो ये रूल, और लेट से इस ब्रांच पे जा रहा है I3, इधर जा रहा है I4 और इधर जा रहा है I5। तो रूल सिंपल है, द सम ऑफ करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन, यहां पे जो करंट एंटर हो रहा है, इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन।
सो कितना करंट आया जंक्शन पर, तो I1 आ रहा है, I2 आ रहा है। रूल कहता है जितना करंट आया है और जितना करंट गया है उसका सम बराबर ही होगा। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। खत्म। दैट इज KCL, किरचॉफ करंट लॉ, जंक्शन रूल, करंट रूल, जो भी बोलना है। आगे दूसरे डिवाइस से एंट्री ली है तूने? ओके। अब अगर एक चीज बताओ, अगर इस रूल को मैं ऐसा लिखता, इस एक्सप्रेशन को, तो चल जाता क्या? I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 और सबका सम 0। एक ही बात हुई। मैंने RHS को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, तो इससे उसका बेसिकली एक एक्सप्रेशन बन जाएगा कि जितना भी करंट इस जंक्शन पर आ रहा है, बेसिकली टोटल करंट इस जंक्शन का अगर हम सम करें तो उसका समेशन हमेशा कैसा मिलेगा हमें? 0। कैसा मिलेगा? हमेशा 0। तो एक एक स्टेटमेंट इसका ऐसा बन जाता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन is equals to 0. The algebraic sum of current at any junction is 0. तो आप दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। Sum of current entering into the junction is equal to sum of current leaving that junction, and the algebraic sum of current at any junction would be 0. किसी को कोई डाउट है इस पहले लॉ में? इजी है ये तो। जितना करंट आया था, अगर यहां से करंट आ रहा है 1, इधर जा इससे आया 2, तो बेसिकली इधर के करंट ऐसे ही डिवाइड होंगे कि उनका भी सम 3 आए, अगर इधर का सम 3 आ रहा था। अब देखेंगे न्यूमेरिकल में कैसे लगाना होता है इसको। पहले लॉ तो याद करें हम। एक लाइन आपको नोट्स में लिख के दी गई होगी, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसको अंडरलाइन कर लो। कभी कभी MCQ में गुजरात बोर्ड वाले याद रखिए, और CBSE में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि बताओ किस प्रिंसिपल पर ये लॉ बेस्ड है, तो बता दीजिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर। फिर आता है रूल नंबर सेकंड, मतलब लॉ नंबर सेकंड, जिसको किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोला जाता है, और इसका एक और नाम होता है वोल्टेज लॉ, और इसको बोला जाता है लूप रूल। लूप का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड पाथ, है ना? तो क्लोज्ड पाथ को पाथ से रिप्लेस करके मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लोज्ड सर्किट। सो लूप रूल बोला जाएगा, वोल्टेज लॉ बोला जाएगा, और थोड़ा ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं आज मैं तो KVL की सम करके आया, KVL KCL कहते हैं इसको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में KVL भी बहुत यूज किया जाता है। ये रूल क्या कहता है उसके लिए एक डायग्राम बना देता हूं मैं, तो आपको समझ में आए। सपोज करो ये एक रजिस्टर है R1, ये एक रजिस्टर है R2, ये दूसरा थर्ड रजिस्टर है R3, और यहां पर एक बैटरी लगा दी है, लेट से उसका पोटेंशियल है V। कुछ पोटेंशियल ड्रॉप V1 के अक्रॉस होगा, विच इज IR1। कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप V2 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस होगा, विच इज V2। और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस होगा, V3। ये रूल ये कहता है कि एक क्लोज्ड पाथ में जितने भी रेजिस्टिव एलिमेंट्स है, इंक्लूडिंग बैटरी, जितने भी रेजिस्टिव एलिमेंट्स है प्लस बैटरी, सबका पोटेंशियल ड्रॉप का सम, पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होगा।
तो कुछ इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कुछ इसके अक्रॉस, कुछ इसके अक्रॉस और कुछ बैटरी के अक्रॉस। जब आप सबका सम करोगे तो ये आंसर आपको 0 मिलना चाहिए। ये आपको सेकंड लॉ बताता है। यश रीड करेगा सेकंड लॉ का स्टेटमेंट। Yes, sir. The algebraic sum of the potential difference in any loop, including those associated with EMF of the cell and resistive elements, must be equal to 0. गुड। देखिए क्या बताया उन्होंने, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले किसके सम की बात हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस के। इन एनी लूप, लूप का मतलब क्लोज्ड पाथ, इंक्लूडिंग दोज एसोसिएटेड विद ईएमएफ, मतलब बैटरी का ईएमएफ प्लस जितने भी रेजिस्टिव एलिमेंट्स आ रहे हैं, सबके अक्रॉस का जब आप पोटेंशियल ड्रॉप का सम करोगे वो सम 0 आना चाहिए। इसलिए इसका दूसरे तरीके से इसको लिखा जाता है डेल्टा वी क्या आना चाहिए उसका सम, 0 और अ क्लोज लूप। तो ये इसका एक टाइप का एक्सप्रेशन बन जाता है मैथमेटिकल। तो आपको स्टेटमेंट लिखने के बाद ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है, ये वाला जो मैंने बॉक्स बना के रखा है, स्टार मार्क किया हुआ है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है उसकी चिंता मत करिए, वो मैं करवाऊंगा, इसके रूल्स होते हैं। सिर्फ अभी हाल के लिए ये स्टेटमेंट्स को लर्न करके रखिएगा। और ये जो लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, तो वो वाली लाइन अंडरलाइन करके रखिएगा, हाईलाइट कर दो मार्कर से, कलर से, जो भी करना है। बट 1 मार्क्स के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, ऊपर चार्जेस के कंजर्वेशन पर बेस्ड है वो लॉ बनाया गया है, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बनाया गया है। फिर इसका आज मैं एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा तो आपको पता लगेगा। अब इसमें कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं लूप रूल में, वो समझने जरूरी होते हैं। तो उसको समझने के लिए चलो एक डायग्राम से, एक न्यूमेरिकल से ही समझा जाए। मतलब एक एग्जांपल न्यूमेरिकल के जैसा देता हूं। सपोज करते हैं ये हमारा, यही सेम डायग्राम बनाऊंगा वापस से, इधर चित्र दिया ज्यादा मैंने। ये है R1, ये है R2, ये है R3 और यहां पर बैटरी है। और ये बैटरी से करंट निकल रहा है I। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ऐसे जा रहा है करंट। सपोज करते हैं कि हमने इस लूप को नाम दिया A, B, C एंड D। अब अगर मुझे ABCD लूप में KVL लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो कैसे लगाया जाता है, उसके कुछ रूल्स है, वो समझते हैं। अगर मैं लूप कंसिडर करूं, सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होता है लूप का नाम लिखना। कौन सा लूप आप कंसिडर कर रहे हो? तो मैंने लूप कंसिडर किया A, B, C, D। क्या सही लिखा है मैंने? लूप का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। मैंने डी पे ले जाके छोड़ दिया, ऐसा यहां नहीं करना है। ये क्लोज तब होगा जब मैं डी से वापस किधर जाऊं, ए पर। तो ये पहली चीज जो आपको याद रखनी है लूप को कंसिडर करते वक्त, कि लूप आपकी चॉइस है, आपको जो जैसा कंसिडर करना है कर लीजिएगा, बट जहां से स्टार्ट किया है एंड वहीं पर होना चाहिए। तो पहला स्टेप होगा नेमिंग ऑफ द लूप। सेकंड, अब आपको देखना रहता है कि अगर आपका करंट, अब ध्यान से सुनिएगा सब, इधर फोकस आ जाए। अगर आपका करंट एंड आपका डायरेक्शन ऑफ लूप सेम डायरेक्शन में हो, अगर करंट और लूप, देखो लूप का डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, मैंने लूप लिया है ABCD, मतलब मैं A से B जाता हूं पहले, फिर B से C जा रहा हूं, फिर C से D एंड फिर D से A। तो अगर मेरा लूप और करंट सेम डायरेक्शन में हुए, अगर लूप एंड करंट सेम डायरेक्शन में हुए, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टर के अक्रॉस निकल के आएगा ओम्स लॉ से, उसका साइन आपको नेगेटिव कंसीडर करना है। मतलब एग्जांपल इधर देखो,
मैं अभी ए से बी जा रहा हूं, क्या मेरा करंट भी ए से बी जा रहा है? नो, करंट जा रहा है बी से ए, दिख रहा है बैटरी से निकलता हुआ। तो ये करंट का डायरेक्शन हुआ, और मैं जा रहा हूं ए से बी। तो अगर मेरा डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से अपोजिट है, तो अगर सेम होता तो मैंने बोला था साइन क्या आएगा, माइनस। अगर लूप एंड करंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस के आगे आता है प्लस साइन। तो अब आप देखिए, इस वाले वोल्टेज, इस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, I इंटू R1। ओम्स लॉ यही कहता है, I इंटू R1 इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। बट क्योंकि मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ लूप अपोजिट था, इसलिए मैंने यहां पे साइन क्या रखा, प्लस। अब देखिए, मैं ए से बी जा रहा था, फिर बैटरी का केस अभी मैं समझाता हूं, बी से सी, फिर सी से डी। अब मैं ऐसे जा रहा हूं और करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इधर का पोटेंशियल ड्रॉप भी आएगा पॉजिटिव साइन के साथ IR3, और इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में है प्लस IR2। ये तो मैंने वो तीन टर्म्स लिखे जो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं, और अभी बैटरी बची है। बैटरी का रूल सिंपल है, अगर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर गए हो, अगर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो आपके लूप में, तो आपको पॉजिटिव V लिखना रहेगा, जो भी बैटरी का EMF होगा। और अगर आप उल्टे हो, आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, तो आपको बैटरी के EMF को माइनस साइन देना रहेगा। सिंपल सा तरीका याद रखने का, जिस टर्मिनल की तरफ गए हो वही साइन लिख देना। अगर पॉजिटिव की तरफ गए हो तो पॉजिटिव V, नेगेटिव की तरफ गए हो तो नेगेटिव V। तो इन माय लूप मैं जा रहा था पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ABC, B से C जाते वक्त मैं नेगेटिव की तरफ गया, तो इस बैटरी का अगर पोटेंशियल डिफरेंस V था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -V इज इक्वल टू 0। ये मैंने बेसिकली इस लूप में KVL लगाया। अब आपको लगेगा कि सर ये जो लूप आपने कंसिडर किया है, क्या हम इससे उल्टा कंसिडर कर सकते हैं? आपने लिया था ABCDA, क्या हम ADCBA लिख सकते हैं? तो यस, आप लिख सकते हैं। क्या होगा उसमें, आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अभी अपोजिट था, अब सेम हो जाएगा पहले वाले केस में। तो यहां पर साइन आ जाएगा माइनस, यहां पर आ जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा माइनस। बट अब इस केस में आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे होंगे, तो यहां आ जाएगा +V। अभी भी सम तो 0 ही रहने वाला है। तो लूप आपकी चॉइस होगी, बट सम हमेशा 0 आना चाहिए। अगर आपने ढंग से लगाया है तो वो आएगा। अब अभी हाल आपको सिर्फ 20% भी समझ में आया तो मेरे लिए इतना काफी है। जब मैं न्यूमेरिकल में करवाऊंगा तभी आपको ये एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग आएगा कि सर ये बकवास चल क्या रही है, लूप, डायरेक्शन वायरेक्शन। ये आपको अपने पेज नंबर 166 एक नोट्स के अकॉर्डिंगली, वहां पे कुछ ऐसे नीचे साइन कन्वेंशंस दिए हो गए, तो ये वही मैंने लिखे। उन्होंने बैटरी का केस भी दिया है और उन्होंने लूप का केस भी समझाने का ट्राई किया हुआ है। अब इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं तो बेटर रहेगा। वो इजी न्यूमेरिकल देखते पहले। चलिए, इजी का तो पता नहीं, पर क्वेश्चन नंबर 8 अब दोनों के नोट्स में है नहीं, तो वो देखना पड़ेगा। CBSE का 8 है, GSCB का वो क्वेश्चन नंबर है तो सही, 10, 5, 5, 10, 10, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, रूल जिस पेज पे लिखे वो साथ में रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, समझ में आएगा। जहां पर अटक रहे हो वहां पर हैंड रेस कर दो, मैं आपको समझा दूंगा वापस से। बट एक बार समझ में आ गया तो इसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ती नहीं है जनरली स्टूडेंट्स को, क्योंकि आ गया तो आ गया। इसके बाद फिर आपको ऐसा कुछ नहीं होगा कि बहुत याद रखना हो, लॉज याद रखने पड़ेंगे, लगाना तो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है CBSE का एंड 17 है GSCB के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले एक बड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाओ नोट्स में।
नोट्स में नहीं, सॉरी, अपने कॉपी पे। तो मैं वो डायग्राम बना देता हूँ, और बड़ा, थोड़ा बड़ा बनाइएगा, क्योंकि मेरे को करंट उसमें रूल लगाने हैं। रूल लगाने के लिए मुझे थोड़ा चित्रना पड़ेगा, और वो तभी हो पाएगा जब बड़ा हो डायग्राम। पांच रजिस्टर दिए थे, वो बना दिए। नीचे यहाँ पर एक और रजिस्टर है। इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है 10 ओम्स। इसका वैल्यू दिया है 5 ओम्स। ये दे दिया गया है 5 ओम। ये भी 5 ओम। ये 10 ओम। और बैटरी दी गई है 10 वोल्ट की। एक चीज और आपके लिए उन्होंने करके दे दी है, करंट के डायरेक्शन भी बताया है, पर मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो ये आपको नेमिंग करनी रहेगी। नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, जैसा करना चाहो। मैं इसको भी नाम दे देता हूँ ई और एफ। पहले तो डायग्राम बना के रख लीजिए, फिर आपको रूल लगाना सिखाता हूँ। हो जाए तो बता दीजिएगा। ओके, ट्राई कर सकते हो वीडियो ऑन करने का, तो करो। ऐसे क्या मतलब, जब तक मुझे पता नहीं लगेगा आपको समझ में आ रहा है, तब तक मेरे तो देखो, हमारी एनर्जी इस पर डिपेंड करती है शक्ल सामने वाले की दिख रही हो या नहीं। बाकी तो हम, आप 10% यूज कर रहे हो टीचर का। फिर सबसे पहले इस सर्किट में हमें किरचॉफ का पहला लॉ लगाना होता है। कभी कभी वो लगा के दिया होता है, बट इस केस में हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। मतलब हर ब्रांच में कितना करंट पास हो रहा होगा वो हमें बताना रहेगा। तो मान लेते हैं कि बैटरी से कुछ करंट निकला, और वो करंट का वैल्यू है आई। कुछ कलर ऐसा लेते हैं जो ठीक लगे। यहाँ पे, यहां से ये बैटरी का पॉजिटिव या नेगेटिव करंट निकला आई। क्या ये एक जंक्शन है? दैट मींस उस जंक्शन पे करंट डिवाइड होगा। कुछ ऊपर जाएगा, कुछ नीचे, बट वी डोंट नो कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे। तो अगर मैंने कंसिडर किया कि इस ब्रांच में I1 करंट जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये जो ब्रांच होगी मेरी, उसमें कितना जाएगा? I माइनस I1। दैट इज टोटल में से I1 माइनस कर दिया। क्या ये लॉजिक क्लियर है? तो अगर 10 आ रहा था 10 एम्पियर का करंट, और ऊपर 3 गया, तो ऑटोमेटिकली 10 माइनस 3 विच इज 7, वो इधर चला जाएगा। क्या मेरा करंट रूल लगा? सम ऑफ करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन। 10 आ रहा था, और जाने वाले का सम भी कितना है? 10। 3 प्लस 7। तो जितना आएगा उतना ही जाएगा, पहली चीज। अब देखिए आगे चलते हैं। जब आप ये I1 इस जंक्शन पर पहुंचा, जब I1 इस जंक्शन पे पहुंचा, तो उसके पास फिर दो रास्ते हैं जानने के लिए। तो I1 में से लेट से I2 इधर चला गया, तो फिर बचा हुआ करंट I1 माइनस I2 इधर गया होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब देखिए, इधर स्क्रीन पे फोकस करिएगा। जो बीच वाली ब्रांच है, उसमें कितना करंट आ रहा है? I2।
इधर से कितना करंट आ रहा है, I माइनस I1। तो इधर से कुछ करंट आ रहा है, इधर से कुछ करंट आ रहा है। रूल कहता है सम ऑफ करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन। तो बेसिकली इन दोनों का सम इधर चला जाएगा, तो I माइनस I1 प्लस I2, ये आया ये आया, दोनों सम होके इधर चले गए और कहीं जाने का रास्ता ही नहीं था। तो सम ऑफ करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन। मारुष पता लगा ये? किसी को कोई डाउट यहां तक? अब देखिए सेम बी से सी ब्रांच में यहां से कुछ करंट आ रहा है, यहां से कुछ करंट आ रहा है, तो सम ऑफ करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन, सम ऑफ करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन। तो यहां से करंट आया I1 माइनस I2, यहां से आया I माइनस I1 प्लस I2। तो जब मैं ऐड करूंगा तो I2 से I2 कैंसिल आउट, I1 से I1 कैंसिल आउट, इधर क्या गया सिर्फ I। देख लो सम करके, मुझ पे मत भरोसा करो, सम करके देख लो क्या I बचा। मैंने जो लॉ लगाया है ये 100% सही है या नहीं अभी तक, ये कैसे चेक किया जाए, कोई बता सकता है? जो रूल हमने अपने स्कूल्स में कुछ कभी कहीं पढ़ लिया हो, कहीं सुना हो कि जो मैंने डायरेक्शन करंट के बताए हैं ब्रांचेस में, जो वैल्यूज मैंने बताई है वो सब सही है या नहीं, वो चेक कैसे किया जाए? आपके पास यहाँ पे इंस्टेंट तरीका होगा चेक करने का कि अगर मैंने वो चीज सही की है तो ही मैं आगे जाऊंगा, अदरवाइज मेरा यहीं पे कुछ लोचा हुआ हो। यस विश्वा? सर जितना ए से अंदर जा रहा है उतना ही पूरा सेम ही निकल रहा है सी से। वेरी गुड। बेसिकली इसको ऐसे मत देखो, इसको ऐसे देखो, बैटरी से जितना करंट निकला क्या दूसरी साइड से उतना ही पहुंच रहा है बैटरी के पास? मैंने आई करंट निकाला था और आप देखो आई ही पहुंच रहा है। अगर आपका निकला हुआ करंट जो बैटरी से निकल रहा था उतना ही पहुंच रहा हो, दैट मींस आपने सब कुछ सही किया है। बट अगर आपने यहाँ पे लेट से यहाँ पे आपका I1 माइनस I2 आ जाता, मतलब मैं समझ जाता बीच में कई लोचे किए हुए, रॉन्ग है, आगे जाने का कोई पर्पस ही नहीं बचता है उस न्यूमेरिकल में, मेरे यहीं पे गड़बड़ की हुई है। तो सबसे पहले चेकिंग पॉइंट ये होगा कि जितना करंट बैटरी से निकला है राशि, उतना ही करंट पहुंचना चाहिए। अगर आपका निकला हुआ करंट जो निकल रहा है वही पहुंच रहा है, दैट मींस आपने पहला स्टेप किरचॉफ का सही ढंग से कर लिया। अब कभी कभी क्या होगा, ये डायरेक्शंस दे दिए जाएंगे, खुद से दे दिए जाएंगे, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूमेरिकल में ऑलरेडी दिया होगा इस ब्रांच में I2 है, इसमें I1 है, तो आपको इसके बाद से स्टार्ट करना है। यस कृष्णा? तो वो लास्ट में आई कैसा है वो समझ नहीं आया। ओके कृष्णा, यहां से कुछ करंट आ रहा है, ये पता लगा तुझे? यहां से भी कुछ करंट आ रहा था, अब इधर से कुछ करंट आ रहा है, इधर से कुछ करंट आ रहा है, तो दोनों जंक्शन पे जाके ऐड होंगे और जो बचेगा वो इधर जाएगा, जो मिलेगा मतलब। तो अब इन दो टर्म को तू ऐड करके देख ले, तेरा आंसर आई आएगा। डन? ओके भाई, त्रिशा ने अपना डाउट पूछ लिया। राशि, मानुष, प्रांजलि, जय, आर्य, यशांश, वर्तिका, आपको अपने कुछ डाउट और प्रिंसी, ध्रुवी, तो आप पूछ सकते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ क्योंकि हर न्यूमेरिकल में किरचॉफ की यही चीज याद रखनी है, मतलब ये एक बार समझ में आ गया तो लाइफ जिंगालाला, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब मेरी आवाज आ रही है लोगों को? वेट, मुझे क्या
कॉल आ गया था बात। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस नो कुछ आइडिया? आई नो शायद कुछ हाँ सर, आ रही हो है। जाएगा मुझे क्या। थैंक यू सो मच मानव, तुमने बता दिया तो कोई तो बता दो। ठीक है भाई, हम सब आ गए। कॉल आ जाता है बीच में तो ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा उस पे चलते, क्वेश्चन पढ़ा के सब किसी। मैं डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन पढ़ो और सोचो। डिक्रीज स्क्रीन। ओके, चलिए अब इधर देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा गया है? डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। हर ब्रांच में कितना करंट पास हो रहा होगा वो निकालो। तो जैसे I1 का वैल्यू क्या होगा, I2 का क्या होगा, I माइनस I1 क्या होगा, हर ब्रांच का करंट निकालना है। अब आप देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं। एक है I1, स्टार्ट किया था I से, फिर I1 बना और I2 बना। क्या ये तीन वेरिएबल्स ही दिख रहे हैं सब जगह हर ब्रांच में? लोअर स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में ये बताया जाता था कि जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन बनानी पड़ती है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स, और फिर सॉल्व करना पड़ता है। याद आया ऐसा कुछ? तो यहाँ पर अगर 3 वेरिएबल्स है तो मुझे 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी इन्हें सॉल्व करने के लिए। अब वो 3 इक्वेशंस बनेगी किरचॉफ के सेकंड लॉ से, जो हमने पढ़ा अभी। तो उसको देखो, मैं आपको 2 एक इक्वेशन में हेल्प करूंगा, तीसरी आपको खुद से बनानी रहेगी और मैं पूछूंगा। तो सबका फोकस इधर रखो। मैं सबसे पहले लूप कंसीडर कर रहा हूं, पहला लूप ए बी डी ए। दिखा क्या आप सभी को? लूप ए बी डी ए, ये मेरा एक कंप्लीट लूप है जो मेरी इच्छा थी सबसे पहला लेने की। इस लूप में
मैं जा रहा हूं ए से बी, फिर बी से डी, फिर डी से ए। तो अब मैंने लॉ समझाते वक्त साइन कन्वेंशन बताए थे। सबसे पहले इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ओम्स लॉ, I1 इंटू R1 विच इज बेसिकली 10 ओम्स। तो मैंने यहां पे लिख दिया 10 I1, IR बेसिकली वो लगाया मैंने। तो ये तो पोटेंशियल ड्रॉप आया ए बी ब्रांच में इस रेजिस्टर के अक्रॉस। अब देखते हैं लूप और करंट सेम डायरेक्शन में है क्या। मैं ए से बी जा रहा हूं, करंट भी ए से बी जा रहा है। तो इफ माय लूप एंड करंट आर इन द सेम डायरेक्शन, देन इसके आगे साइन क्या आएगा, माइनस। अगर लूप और करंट सेम डायरेक्शन में हो तो पोटेंशियल ड्रॉप के आगे साइन आता है माइनस, और अगर उससे अपोजिट हो तो प्लस। तो मुझे मानुष, क्या तू बीडी ब्रांच के लिए पोटेंशियल ड्रॉप बता सकता है? व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बीडी, या इसके अक्रॉस कितना होगा? हाँ सर, 5 -5 I2। वेरी गुड, -5 I2। 5 I2 होता पोटेंशियल ड्रॉप, और क्योंकि लूप बी से डी है, करंट भी बी से डी है, तो साइन माइनस आया। वेरी गुड। प्रांजलि, प्रांजलि मुझे डी से ए ब्रांच के लिए बता सकती है पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? सब प्लस वेरी गुड। 5I माइनस 5I1। तो अभी हाल के लिए मैं ऐसे ही लिख देता हूं। वेरी गुड प्रांजलि। और इन सबका सम कितना आना चाहिए? लूप खत्म, एक लूप में 3 रजिस्टर आ रहे थे, सबके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप लिख के सम 0 बता दिया। समझ में आया मेरा पहला लूप कैसे सॉल्व किया मैंने? ओके सोनाली, सो राशि को फिर वीडियो रिकॉर्डिंग सी देखनी पड़ेगी, पावर कट हुआ है तो। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं सो दैट आगे की लाइफ इजी हो जाए। जैसा कि मुझे प्रांजलि ने बोला, सर इसको 5I लिख दीजिए, इसको 5I1 लिख दो, इज इक्वल टू 0। अब देखो आई वाली टर्म कितनी, एक ही है, तो मैंने लिख दिया 5I। I1 वाली टर्म 2 है, -10I1 -5I1, तो ये हो गया -15I1, और ये -5I2। अगर सब में 5 के मल्टीपल्स ही है तो मैं पूरी इक्वेशन को अगर 5 से डिवाइड कर दूं LHS और RHS में, तो ये थोड़ी और इजी दिखेगी। इधर हो जाएगा I, इधर हो जाएगा 3I1, इधर I2 इज इक्वल टू 0। ये मेरी पहली इक्वेशन बना देता हूं मैं। जितना सिंप्लीफाई कर सकता था, जितना ज्यादा कर सकता था, मैंने करके रख दिया। इसमें किसी को डाउट? तो ये मेरी आई पहली इक्वेशन, पहले लूप को कंसीडर करके। अब होगा लूप नंबर 2, दिस इज लूप 1। लूप नंबर 2 में दे रहा हूं, आप बनाओ इक्वेशन, फिर चेक करेंगे। बी सी डी बी, बी सी डी बी, ये मैंने एक लूप बना दिया है। अब ये लूप आपके सामने है, करंट और रेजिस्टेंस आपके सामने है। आप इक्वेशन बनाओ, पहली लाइन जो मैंने लिखी थी ऊपर वैसी इक्वेशन मुझे बना के बताओ, और क्रॉस चेक करना कि आपका मेरा आंसर सही आया या नहीं। आई अगेन रिपीट, करंट और लूप सेम डायरेक्शन में हो तो पोटेंशियल ड्रॉप के आगे माइनस साइन लिखा जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो लूप एंड करंट तो प्लस साइन लिखा जाएगा, लगाया जाएगा। आर्य बताएगा मेरे को उसका आंसर क्या है। वर्तिका प्रांजलि डन। विश्व, वरुण, आदित्य,
चलिए अब मैं मेरे साथ क्रॉस चेक कीजिएगा। तो जिसका राइट आया मतलब वो थर्ड वाली भी बना पाएगा, जिसका इसमें गलती हुआ है वो थर्ड वाली में ट्राई करेगा। बी से सी, बी से सी में करंट एंड लूप सेम डायरेक्शन में, तो -5 I1 -I2 ये आया पोटेंशियल ड्रॉप। फिर यहां से सी से डी करंट एंड लूप अपोजिट डायरेक्शन में है, तो +10। इसमें बहुत ज्यादा प्लस और माइनस होने की चांसेस होते हैं, गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और इस एक भी प्लस का माइनस किया सब आंसर रॉन्ग जाएंगे। और यहां पर +5I2 सबका सम 0। ये आपकी पहली इक्वेशन जो डायग्राम से मैंने बनाई है वो बननी चाहिए। आई बनी ऐसी इक्वेशन आप सभी की? सो वेरी गुड, आपने किरचॉफ का 90% पोर्शन सीख लिया है। एक्चुअली फिजिक्स 100% सीख लिया है। अब गलती कहां पर होगी? मैथ्स में। सर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल ही सॉल्व करनी नहीं आती, कैसे करेंगे? तो देखते। चलिए सो यहां पर इसको फर्दर सॉल्व करते, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आप भी अपनी कॉपी में कीजिए और फिर चेक कीजिएगा कि आपका सिंप्लीफाई करने पर ऐसे ही आ रहा है। -5I1 + 5I2 10I - 10I1 + 10I2 + 5I2 = 0। सबसे पहले आई वाले टर्म को लिखते हैं, तो ये एक आई वाला टर्म है विच इज 10I। फिर I1 को ढूंढते हैं, तो यहां पर -5I1 है, यहां पर भी I1 है, तो ये हो गया -15I1। तो ये भी डन, ये भी डन। अब आया I2 वाला बात, तो 5 तो ये हो गया 20I2। मैं कोई गलती करूं तो मुझे बता देना भाई, मैं भी कर सकता हूं। इसलिए हर स्टेप पे क्रॉस चेक करते हुए चलना, क्योंकि किरचॉफ एक ऐसी चीज है जहां पर गलती ढूंढने पे मिलती नहीं है, स्मार्टनेस होती है उसको काट के वापस से सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसमें ढूंढने बैठोगे तो हो गया आपका काम। सो यहां पर अगर मैं सबको 5 से वापस कर दूं, तो ये 2I - 3I1 + 4I2 = 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बनती है। ऐसी बन रही है? सही है। तो ऑल 3 में से 2 इक्वेशन तो बन गई थी, बताइए। अब एक चीज है, मैंने पहला लूप ये लिया, इधर वाला सैंडविच, दूसरा लूप ये वाला लिया, तो थर्ड लूप कभी भी पूरा मत लेना, क्योंकि आप ऑलरेडी वो आधा पार्ट कंसीडर कर चुके हो। तो ये फिर तीसरा लूप जो होगा वो नया नहीं होगा, वो पुराने की तरह उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो इन दोनों में से मैच करने लग जाएगी किसी के साथ। तो यहां पर लूप चेंज करना, और लूप क्या लेना है वो मैं बता देता हूं आपको, और मुझे इक्वेशन बताओ। लूप अब लेते हैं ABCEFA। अब मैं इस लूप में गया हूं, ये जो हाउस बन रहा है बचपन वाला, तो इस लूप में अब बैटरी भी आ रही है, तो बैटरी का भी रूल याद रखना, और यहां से मुझे इक्वेशन बना के बताओ। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब मुझे कोई बनवाएगा इक्वेशन, अभी मैंने 2 में हेल्प कर दी। प्लस माइनस का गलती नहीं करना, हड़बड़ाहट में मत जाना कि जल्दी खत्म करना है, वो भी करना है तो मिलेगा, पर आज सीखने का टाइम है, ना कि जल्दी करने का। चार्मी आपको पता लगा ये
हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ओके। लास्ट टाइम में कृषा ने एक पॉइंट मुझे रेज किया था जो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आता है, मेरे भी माइंड में था। जब न्यूमेरिकल्स की बात आती है तो सर डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं, बट समटाइम्स जो आप करवा रहे हो पता तो लग रहा है, बट हमें जब खुद से करना होगा तो हमें आइडिया नहीं लगता है। यही पॉइंट था कृषा। देखिए इसमें रूल सिंपल है, नहीं लगेगा अभी हाल पता। मैं इसलिए मुझे पता लगा क्योंकि मैंने ये न्यूमेरिकल्स बहुत बार कर लिए हैं या इनके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो आपके लिए इसका क्या सोल्यूशन है? पॉइंट ये है कि जो टीचर ने आपको बोला है स्टेप बाय स्टेप वो करते चले जाओ। मींस एक बार नोट्स, मैं बोल रहा हूं कि नोट्स सब जरूरत है, बोर्ड्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये नोट्स का हर एक क्वेश्चन आ जाना, मैक्सिमम क्वेश्चंस अच्छे से। तो पहले अपने नोट्स को अच्छे से खत्म करो। हर बार थ्योरी पढ़ के खुद से ये एक्सपेक्ट मत करना मैंने थ्योरी पढ़ ली है तो दुनिया का हर क्वेश्चन इस थ्योरी पर बेस मुझसे हो जाएगा। हर क्वेश्चन, अब कॉम्पिटिटिव कर रहे हो वो तो समझ सकते कॉम्पिटिटिव, क्या नीट जेई करते वक्त ऐसा होता है थ्योरी पढ़ने से पूरे जेई के हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं? नहीं, हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट मिलता है जो वो क्वेश्चन ही सिखाता है। तो आपका रूल ये होगा, कोई नया क्वेश्चन मिलता है बहुत अच्छी बात है, सीख लिया समझ लिया, अगली बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आना चाहिए। अब जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका उधर का नॉलेज बढ़ेगा, और जब आप कोई क्वेश्चन देखोगे तो कोई ना कोई कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि मैंने पिछले कई क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, और क्वेश्चंस खुद से होने लगे। तो अभी हाल खुद को इस प्रेशर में मत डालो कि मुझे खुद से करना है। अभी हाल बात ये कि खुद की पहले नॉलेज तो बढ़ाओ, रीच तो बढ़ाओ। वो करने के लिए आपको अपने नोट्स सॉल्व करने जरूर, तो नोट्स अच्छे से कर लो, और फिर दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यही सोचना है कि अगली बार ऐसा कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ तो मुझे आना चाहिए, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन इस टाइप का पहले कर लिया। दिस इज द रूल। तो अपने आप आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, और फिर फ्यूचर में कोई नया क्वेश्चन मिले तो समझ जाना एक और नॉलेज बढ़ाने वाला क्वेश्चन आ गया। तो हर क्वेश्चन आपको लाइफ में पहली बार ही दिख रहा हो, फिर जब वो रिपीट होता है तब अच्छा लगता है। तो जब आप बोर्ड्स के पेपर सॉल्व करोगे तब आपको पता लगेगा यार ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कहीं किया था, ये वाले कंसेप्ट पे तो मैंने कहीं किया था, वहां आपको ये काम आएगा। तो आज अपने आपको इस लोड में मत डालना मुझसे नहीं हो रहा है। अरे आपको अगर थ्योरी आ रही है, आपसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल हो रहे हैं, आपसे चीजें हो जाएगी बाद में, बस नोट्स करते चले जाना और रिवाइज। चलिए भाई, माही पटेल आप मेरी हेल्प करोगे इस वाले लूप में क्या आंसर आया वो बताने में। भाई इक्वेशन क्या बनी? -10i वेरी गुड। 10i साइन क्या रखूं? 10i1, ए से बी जा रहा हूं ना तो 10i1। i1 यस, एंड साइन क्या होगा आगे? minus माइनस। गुड, देन -5 -5। i1 minus i2 वेरी गुड। then minus i माइनस, अब ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, अब यहां जा रहे हैं, यहां पे कोई रजिस्टर नहीं है, यहां कोई रजिस्टर नहीं है, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, सिर्फ ये दो टर्म और आने वाली है। तो माही पहले आई है बैटरी, बैटरी के लिए क्या लिखूं? पॉजिटिव होगा मैं बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा हूं तो क्या लिखूं? +10i यस, +10। देखो ये तो पोटेंशियल ड्रॉप ही है माही, तो यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बैटरी का तो 10 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप ही होता है, तो वो तो डायरेक्टली आपको 10 का 10 ही लिखना है, बस साइन वो होगा जिस पर्टिकुलर टर्मिनल के पास आप गए हो। तो अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए हो तो +10, अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाता तो -10 लिख देता। इसके साथ क्या करूं? -10 -10 और करंट i आई।
हो गया पूरा लूप कंप्लीट। यस सबका सम कितना कर देना है? 0 0। वेरी गुड माइंड। क्या ऐसी इक्वेशन बनी सबकी? वरुण की इक्वेशन कुछ वरुण ने मुझे बताई, -15i1 + 5i2 = 0, ऐसा कुछ ने बनाया। लेट सी, देखते ऐसा आ रहा है क्या। -10i1 ब्रैकेट ओपन करने पर ये हो गया -5i1 + 5i2 + 10 -10i = 0। अब देखिए i वाली टर्म 1 है तो ये होगी -10i, i1 वाली टर्म 2 है तो ये होगी -15i1, i2 वाली एक ही टर्म दिख रही है +5i2 और +10 इधर है तो +10 = 0। सबको अगर 5 से डिवाइड कर दिया जाए LHS RHS में तो ये बन जाएगा -2i -3i1 + i2 + 2 = 0। ये इक्वेशन यहां पे बन रही है भाई। देख लो कोई भी कहीं पर गलती हुई है तो बता दो, अदरवाइज ये मेरी फाइनल इक्वेशन बनती है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो। डन। अब यहां से आगे आज मैं नहीं करवाऊंगा। 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स, आपको खुद से घर पे इसको सॉल्व करने का ट्राई करना है और i1 और i2 का वैल्यू लेके आना है। 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल। हिंट दे देता हूं पहले से, पहले इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना और किसी एक को एलिमिनेट कर दो। जैसे यहां से i1 एलिमिनेट हो जाएगा, 3i1 3i1, तो यहां पे पहले 1 और 2 को सॉल्व करके इनके टर्म्स में एक वैल्यू मिलेगी, फिर 1 और 3 को सॉल्व करना, वापस से i1 एलिमिनेट हो जाएगा, फिर i और i2 के टर्म्स में एक इक्वेशन मिलेगी, फिर जो 2 इक्वेशन आएगी 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल से सॉल्व हो जाएगी जो करते आए थे। तो ये मैंने हिंट दे दिया सॉल्व करने का। पहले 1 और 2 को सॉल्व करो, इसको एलिमिनेट करो, फिर 1 और 3 को सॉल्व करो, इसको एलिमिनेट करो वापस, और फिर जो 2 इक्वेशन बने उनको सॉल्व करके आपको i1 i2 i1 i2 मिल जाएंगे और फिर हर ब्रांच का करंट मिलेगा। तो यहां से आपको करने का है। मैं डायरेक्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। किसी कोई फिजिक्स में यहां तक डाउट है तो बताओ, इसके बाद तो मैथ्स फिजिक्स। डन। ओके चलिए, तो अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर चलते हैं, विच इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है, बेसिकली दिस इज द प्रिंसिपल जो हम पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट पेज पे। बट व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन रिपीट, व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। मतलब अगर मैंने आपके हाथ में 4 रेजिस्टर्स दे दिए, R1 R2 R3 R4, और 4 में से आपको 3 का वैल्यू पता है, तो आप 4th का वैल्यू निकाल सकते हो यूजिंग दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे, वो समझना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे जो 4 रेजिस्टेंस दिए जाते हैं, वो 4 रेजिस्टेंस को एक स्पेशल टाइप के अरेंजमेंट में लगाया जाता है। तो मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ डायग्राम बनाते हुए। तो पिछले पेज पे जो डायग्राम बनाया था उसी टाइप का एक डायग्राम है, तो आप भी बनाइए। ये है R1 रजिस्टर, ये है R2। जनरली R3 जो होगा, यहां पे मैं ऐसा रजिस्टर जैसा शेप बना देता हूं। दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स, पता है ऐसा कुछ होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। आपको स्कूल में जाने को मिला नहीं होगा शायद इसको देखने के लिए, अब 10th तक देखा है या नहीं देखा है आई डोंट नो। एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग कीज होती है। आप उन कीज की वैल्यू को उठा के चेंज कर बेसिकली रेजिस्टेंस के वैल्यू को मैनिपुलेट करवा सकते हो।
आप चाहते हो 5 ओम रखना है आप 5 ओम रख दो, आप चाहते हो 10 ओम रखना है आप 10 ओम रख दो। मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल रजिस्टर जिसकी वैल्यू आप चेंज करवा सकते हो। R1 एंड R2 की वैल्यू चेंज नहीं करवा सकते हो, वो फिक्स है। तो ये है वेरिएबल रजिस्टर। अब वेरिएबल तो है पर पता तो होगी ना, क्योंकि सेट आप ही कर रहे होंगे वैल्यूज। वेरिएबल बट नोन, ये चौथा रजिस्टर होगा जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है और हम उसको निकालना चाहेंगे। तो उसको मैंने लिख दिया अननोन रजिस्टर, ये नोन। और यहां पर आपको R1 बाय R2 का जो रेशियो होता है वो नोन होता है। जरूरी नहीं आपको इंडिविजुअली पता हो, और ये रेशियो पता होगा। जब आप ये खरीदोगे तो ये R1 R2 का रेशियो मिलता ही। तो ये तो हमारे पास जो 4 रजिस्टर्स थे उनको इस तरीके से चौकड़ी बना दिए। अब एक होगी बैटरी और एक होगा गैल्वेनोमीटर। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी एंड ये है पॉइंट डी। बी एंड डी आर टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स एंड ए एंड सी आर टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। दिख रहा है? अपोजिट है एक दूसरे से। तो अब आपकी इच्छा, आपको गैल्वेनोमीटर दोनों में से जहां लगाना वहां लगा दो और बैटरी को जहां लगाना है वहां लगा सकते हो। तो हमने बी और डी के बीच में एज पर आर डायग्राम एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब ये क्या होता है वो आपको बताना पड़ेगा मुझे कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। और इन दो आर्म्स के बीच में हमने एक बैटरी को लगा दिया, जिसका EMF E है। ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये रेजिस्टेंस जो होगा वेरिएबल रेजिस्टर उसको हम बोलेंगे R3, और ये R4 विच इज अननोन। अब व्हीट स्टोन ब्रिज एक पर्टिकुलर कंडीशन पर काम करता है। वो कंडीशन, वो स्टेट कौन सी होगी वो मुझे नोट्स में से रीड करके बताओ। ऐसी कौन सी स्टेट होती है जिस पर ये व्हीट स्टोन ब्रिज काम करेगा? यू आर अलाउड टू अनम्यूट, पढ़ के बता सकते हो। वेरी गुड हितांशी। हितवी एंड जानवी, ये तो बैटरी है जो आपने मुझे लिखा है DC। मैं बोल रहा हूं कौन सी ऐसी कंडीशन आपको पढ़ने पर पता लग रही है जिस पर यह, यस वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो ढूंढ के तो बता रहे हो बच्चे मुझे, वेरी गुड। आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। देखो करेक्ट आंसर जो मुझे भेजा गया है वो है बैलेंस्ड स्टेट। वेरी गुड। और बाकियों ने भी जो भेजा है वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं आपको हमेशा क्या बोलना रहेगा। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द बैलेंस्ड स्टेट ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, तो आपको जवाब देना रहेगा सर when no current is passing through galvanometer। जिस वक्त करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर का वैल्यू 0 हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट को हम बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस स्टेट, या हम ये कहते हैं कि हमारा ये ब्रिज बैलेंस हो चुका है। व्हाट इज बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज? व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच से जब कोई करंट पास नहीं होगा, करंट का वैल्यू 0 होगा,
तब हम बोलते हैं हमारा ब्रिज बैलेंस्ड। तो आज के बाद अगर आपसे कभी कोई वाइवा में ये पूछा जाए, एग्जामिनर पूछे, आपके फ्रेंड पूछे कि यार ये बैलेंस स्टेट क्या होती है, तो बता देना जब व्हीटस्टोन ब्रिज के अरेंजमेंट में इस ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू 0 हो जाए, दैट इज करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, आप कह सकते हो आपका ब्रिज बैलेंस हो चुका है। अगली स्टेप, सर फिर क्या? अगर मेरा ब्रिज बैलेंस हो गया तो in that situation what will be the relationship between R1 R2 R3 R4? तो सोनाली ने मुझे उसका आंसर दिया कि सर बैलेंस स्टेट में रिलेशनशिप बिटवीन R1 R2 R3 R4 कैसा होता है? R1 by R2 is equals to R3 by R4। अब जनरली आप में से बहुत स्टूडेंट एक गलती करने वाले, मैं अभी बता देता हूं गलती क्या होने वाली। जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आप में से 30% स्टूडेंट क्या बोलेंगे? सर R1 by R2 is equal to R3 by R4। ये बैलेंस स्टेट नहीं है, ये उसके बाद की बात हुई है। बैलेंस स्टेट का मतलब होता है व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। हाँ, अब जब मेरा ब्रिज बैलेंस होगा तब आपसे पूछा जाए कि बताओ R1 R2 R3 R4 में क्या रिलेशनशिप होगा, तो आप बता सकते हो कि R1 by R2 का रेशियो R3 by R4 के बराबर हो चुका होगा बैलेंस स्टेट। मैं प्रूफ भी करूंगा ये अभी थोड़ी देर में, पर अभी मैं थ्योरी बता रहा हूं उसकी कि ब्रिज के बैलेंस होने का मतलब क्या है कि उस वक्त ये रेशियो इसके बराबर हो जाता है। अब आप समझिए, अगर ये रेशियो इसके बराबर हो गया तो R1 by R2 तो पहले से नोन था रेशियो, R3 आप ही ने चूज किया होगा बार बार चेंज कर करके, तो आपको अगर 3 वैल्यू गिवन होगी तो फोर्थ वन आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये पर्पस था मेरे व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन हितवी जानवी इधर देखना है, सुनना है, क्या थी कि इट इज अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट that is used to measure unknown value of resistance with more accuracy and precision। ये ज्यादा एक्यूरेट तरीका होता है एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने का। ये एक्यूरेट क्यों है उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर भेजा हुआ है, आप देख सकते हो, वहां पर मैंने बताया। तो ये सब चीजों की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो मैं उसी को दूंगा जो एक्स्ट्रा जानना चाहता हूं, तो वो उस वीडियो में आपको मिलेगा कि क्यों और कैसे ये ज्यादा अच्छा तरीका है दूसरे तरीकों से। दूसरे तरीके मतलब मैं वोल्ट मीटर और एमीटर की हेल्प से भी रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, मतलब एक से करंट निकालूंगा, एक से वोल्टेज निकालूंगा, ओम्स लॉ लगा के रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है, R = V by I। बट उसमें क्या फॉल्ट है वो मैंने वहां समझाया है, तो वीडियो में आपको दे चुका हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो जाके रेफर कर लेना। सो इतना क्लियर है कि आपको अगर पूछा जाए बैलेंस स्टेट क्या होती है, आप ये बोलोगे दिस इज द बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, पिंक वाला पार्ट। फिर आगे आपसे आप ऐड कर सकते हो, सर इन बैलेंस स्टेट the relationship between R1 R2 R3 R4 is this, R1 by R2 is equal to R3 by R4। अब करंट की, अब मैं यहाँ पे वैसी जो मैंने किरचॉफ लगाया था वही लगा के प्रूव कर दूंगा और खत्म हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। चलिए, मेरा पुराना पेज ढूंढ रहा था जो उस वीडियो में मैंने बनाया है, तो अब तो काम जल्दी हो जाए। वो भी बंद हो गया और मेरा टॉर्च मतलब दूसरा फोन बंद हो गया। आपको स्क्रीन दिख रही, मतलब रीडेबल है, शैडो आ रहा होगा नो, बट रीडेबल है ना? ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर मेरे बैटरी से करंट आई निकला तो मैंने यहाँ पे बताया ऊपर चला गया I1, नीचे चला गया I2। ये सब मैं इधर ही बता देता हूँ आपके लिए, तो आपको इजी रहेगा। यहां से अगर मेरा करंट I निकला तो यहां पर मान लेते R1 के अक्रॉस गया I1 और इधर चला गया I2।
आप I माइनस I1 लिख सकते हो, बट यहां पर मैं डेरिवेशन कर रहा हूं इसलिए मैं इसको इजी दिखाने के लिए I2 लिख रहा हूं। तो R2 के अक्रॉस I2, इधर I1। फिर ये I1 इधर गया तो इसके पास दो रास्ते थे। तो कुछ करंट गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में चला गया जिसको मैंने IG रिप्रेजेंट किया, और बचा हुआ करंट विच इज I1 माइनस IG वो इधर चला गया। अब इधर देखिए, इधर से IG आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, दोनों का सम होके ब्लू वाली ब्रांच में जाएगा विच इज I2 प्लस IG। और कृष्णा इधर से कुछ करंट आ रहा है, इधर से कुछ करंट आ रहा है, दोनों मिलके किधर जाएंगे, इधर। और इधर जाने वाला करंट कितना है, I1 प्लस I2। यार मेरा तो करंट I निकला था, पहुंच तो I1 प्लस I2 रहा है, तो मैंने कुछ गलती की है। आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कुछ गलती हुआ है। हाँ धनुष्का। नो सर, एक्चुअली जो आई करंट गया है वो आगे जाके डिवाइड होके I1 प्लस I2 ही हुआ है ना। यस वेरी गुड। तो मेरा I1 प्लस I2 बेसिकली I तो था, इधर जो दो करंट डिवाइड हुए तो वही तो मिलके I बन रहा था। देखो जितना बैटरी से निकला उतना ही पहुंच गया। तो मैंने मतलब मेरा करंट रूल सही लगाया है, ये मेरा प्रूफ था मेरे पास। किसी को कोई डाउट है इसमें? चलिए अब मैं इसका डेरिवेशन करवा देता हूं जल्दी से, तो आपको दिक्कत ना हो। देखिए सबसे पहले हमने ये लूप कंसीडर किया। सब एक बार इधर ध्यान दो, मैंने आपको पिछली क्वेश्चन इसलिए करवाया था कि आपके लिए इजी हो जाए समझना। नाउ अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप ABDA, ये पहला वाला लूप। देखो यहां से यहां जा रहा हो तो लूप और करंट सेम डायरेक्शन में, तो माइनस I1 R1, फिर यहां पर माइनस IgG, अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम कैपिटल G मान रहे हैं तो, और यहां पे अपोजिट है, प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0। क्या ये टर्म समझ में आई सबको? पहली इक्वेशन, करंट और लूप सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस साइन, अपोजिट हो तो प्लस साइन, बस इतना ही लगाया है। मैंने ये माइनस वाली टर्म को दोनों को RHS में भेज के इक्वेशन नंबर 1 बनाया। थोड़ी डंकी दिख रही है मुझे प्लस प्लस के साथ। ये पहला वाला पार्ट खत्म हो जाता है यहाँ पर। अब देखो यहां पर अप्लाइंग KVL इन दिस सर्किट BCDB, इस वाले सर्किट में BCDB में मैं ये लगा रहा हूं। तो पहले B से C माइनस I1 माइनस IG इंटू R3 अपोजिट डायरेक्शन, प्लस I2 प्लस IG इंटू R4 अपोजिट डायरेक्शन, IgG इज इक्वल टू 0। देख लो इक्वेशन पता लगी आपको? सिंप्लीफाई कर दिया है, ब्रैकेट को ओपन करके, और नेक्स्ट स्टेप बना दिए, जिसको RHS में भेजना था RHS में भेज दिया, और इक्वेशन 2 बना दिए। 2 इक्वेशन तक देख लो, यहां तक अगर क्लियर तो डेरिवेशन खत्म। डन? किसी को किसी पर्टिकुलर स्टेप में कोई डाउट आ रहा है? 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, रुक जाना, 5 मिनट में जाएगा नहीं तो कंसेप्ट निकल जाएगा आपके। अब देखिए, क्या मैंने आपको ये बताया था कि ब्रिज बैलेंस होने पर IG का वैल्यू 0 हो जाएगा? ये ब्रिज बैलेंस कैसे होगा? अपने आप जादू से हो जाएगा? नहीं, ये जो वेरिएबल रजिस्टर था, होता क्या है प्रैक्टिकल करते वक्त आपको बार बार इसकी वैल्यू को चेंज कराना होता है। आप अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट करते हो, और आप किधर ऑब्जर्व करते हो कि ये गैल्वेनोमीटर की सुई हिल रही है या नहीं।
कभी वो इधर जाएगी, कभी वो इधर जाएगी। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पर जब आपका ये सुई हिलना बंद हो जाएगी, एग्जैक्टली 0 पर पॉइंट आउट करेगी। उस केस में आपको पता लग जाएगा कि अब मेरा सर्किट बैलेंस हो चुका है। तो बैलेंस स्टेट का मतलब क्या होता है? जब इस ब्रांच में कोई करंट पास ना हो। तो अगर मैं बोलूं व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, आईजी का वैल्यू क्या होगा? 0। तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जहां जहां पर आईजी आ रहा है सब जगह 0 पुट कर। तो पहली वाली इक्वेशन में ये टर्म गायब हो जाएगी। तो I2R2 इज इक्वल टू I1R1 बचेगा। देखो I2R2 इज इक्वल टू I1R1, इक्वेशन नंबर 3। और सेकेंड स्टेप में ये IG है, यहां पर IG है, यहां पर IG, तीनों टर्म 0 हो जाएगी। सिर्फ बचेगा क्या? ये टर्म I1R3 इज इक्वल टू I2R4, ये रहा। तो 1 और 2 में IG की वैल्यू को 0 रखकर 3 और 4 इक्वेशन बनाएंगे। अब आप देखो, रेशो ले लो 3/4 का। अगर 3/4 का रेशियो लिया तो I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल। क्या प्रूफ हो गया मेरा जो प्रूफ करना था मुझे? यहां से क्या आया? R2/R4 इज इक्वल टू R1/R3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जैसा देखा बताया था वैसा बन जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि जब ब्रिज बैलेंस होता है, मतलब IG का वैल्यू 0 होता है, तब R1, R2, R3, R4 का रिलेशनशिप ये होता है। अब 4 में से 3 वैल्यू पता हो तो चौथी फाइंड आउट की जा सकती है। मैं आपको एम्फेसाइज करूंगा, ज्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं होगा पर जाके देखो, वहां पे मैंने इसके एडवांटेजेस भी बताए हैं अच्छे से। तो YouTube के वीडियोस है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके 2x पे भी सुनोगे तो 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। इतना ही टाइम है मांगा है आपसे, जाओ और ये वाला पार्ट देखना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका एप्लीकेशन, बेसिकली नेक्स्ट पेज पे इसका एप्लीकेशन कि जो आपको स्कूल में दिखता है, स्कूल में वो मीटर ब्रिज मिलेगा और वो मीटर ब्रिज आपको बेसिकली करवाया भी जाता है। तो उसके बारे में डिटेल में बात करके, न्यूमेरिकल करके सेशन हो जाएगा एंड। और फिर बचेगा लास्ट सेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दीज 5 सेशन, पोटेंशियोमीटर। सो यस, दैट्स ऑल। टाइम पे खत्म कर दिया मैंने। बाय बाय। यस फॉर्तिका।